Hello, friends. Welcome to the Exams Made Simple. We're back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 16th of February 2024. 16 फरवरी 2024 के एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। लाइक और शेयर तो कर ही सकते हो यार, कर देना। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, आज स्टार्ट करने से पहले तो हमारा जो करंट अफेयर्स का रिवीजन सीरीज चल रहा है और सी सैट का रिवीजन सीरीज चल रहा है। सी सैट पूरा आपको पढ़ाया जा रहा है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं। लेट स्टार्ट विद दैट। पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू बैप्स टेम्पल। तो बैप्स टेम्पल के रिगार्डिंग है। अ, सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो देखो लिखा हुआ है, इट इज द फर्स्ट हिंदू टेम्पल बिल्ट इन यूएई। यूएई में बनने वाला पहला हिंदू टेम्पल है ये। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, टू हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर इट वाज बिल्ट इन वेसारा स्टाइल। तीसरा कह रहा है, इट वाज बिल्ट विद ओनली इंडियन मार्बल्स विच इंक्लूड पिंक सैंडस्टोन फ्रॉम राजस्थान। अब आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें एक ही स्टेटमेंट सही है, वो है पहला स्टेटमेंट कि इट इज द फर्स्ट हिंदू टेम्पल टू बी बिल्ट इन यूएई। यूएई में बनने वाला पहला हिंदू टेम्पल है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि ये विसारा स्टाइल में नहीं बल्कि नगरा स्टाइल में बना है। तो विसारा स्टाइल तो मिक्स होता है, नगरा द्रविड़ा का हाइब्रिड कहलाता है। और नगरा स्टाइल मतलब जो नॉर्थ इंडिया का स्टाइल है उसी में बना है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज ओनली हैविंग इंडियन मार्बल्स एंड पिंक सैंडस्टोन फ्रॉम राजस्थान। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो आउटर फसाड है, इसमें एक्सटर्नल फसाड है, उसमें पिंक सैंडस्टोन यूज हुआ है राजस्थान का, लेकिन जो इंटीरियर है उसमें इटालियन मार्बल्स यूज हुए हैं, ना कि इंडियन मार्बल्स। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अच्छा, दूसरा सवाल जो है वो आपके लिए है, आप उसका आंसर करेंगे क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है, एक वर्ड का आंसर है। या तो मैं दूसरा पूछता आपसे या तीसरा पूछता, तो तीसरा थोड़ा टफ है इसलिए मैं वो नहीं पूछूंगा। हाँ, दूसरा आप बता दीजिए, इजी क्वेश्चन है, सर्च करेंगे मिल जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपेंस ऑफ ब्रैकिश वाटर। वर्ल्ड की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर इनमें से वाटर बॉडी कौन सी है? ऑप्शंस हैं बाल्टिक सी, लेक चिलिका, लेक वैन या हडसन बे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, एमएसपी के रिगार्डिंग ये सवाल है। इसमें यहाँ पे आपको तीन स्टेटमेंट दिख रहे होंगे। पहला स्टेटमेंट कह रहा था एमएसपी इज बेस्ड ऑन कॉस्ट प्लस प्राइसिंग विदाउट एनी कंसिडरेशन टू मार्केट डिमांड। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड इंटरनेशनल प्राइस सिचुएशन आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एमएसपी। तीसरा कह रहा है इट इज सिमिलर टू प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब अगर मैं एक एक करके स्टेटमेंट बताऊं, देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये जो एमएसपी होता है वो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग पे बेस्ड होता है, और इसमें मार्केट डिमांड का कोई इंपैक्ट नहीं होता। जितना प्राइस है क्या नहीं, उसके बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। नो डिमांड, नो मार्केट डिमांड इज सीन इन दिस। ऐसा नहीं कि मार्केट डिमांड बढ़ गई तो प्राइस बढ़ा देंगे घटा देंगे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। फिर दूसरा है इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड इंटरनेशनल प्राइस सिचुएशन आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एमएसपी। यस, बिल्कुल दोनों ही डिटर्मिनेंट्स हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी देखी जाती है और इसमें इंटरनेशनल प्राइस सिचुएशन भी देखी जाती है। प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम मध्य प्रदेश, देखो मध्य प्रदेश में एक स्कीम है भावांतर योजना। तो होता क्या है, मार्केट प्राइस देखा जाता है और आपका देखा जाता है कि जो आपका बेसिक प्राइस सेट किया गया है वो कितना है। जो डिफरेंस आता है ना, वो केवल डिफरेंस पे किया जाता है फार्मर को। तो ऐसा नहीं है, इसमें एमएसपी पे बेचा जाता है, ठीक है ना, खरीदा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, केवल दो स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही था और दूसरा स्टेटमेंट सही था। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं न्यूज एनालिसिस में। फ्रंट पेज की पहली न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, ये ऑलरेडी कल मैंने आपको बताया हुआ था, कल ही जब अपन न्यूज एनालिसिस कर रहे थे तो शाम को ये न्यूज आ गई थी, तो ये मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूँ। देखो दो रीजन मेनली दिए गए हैं इस बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पहला तो ये क्या है कि देखो द वोटर्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो वोटर का राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो इस पॉलिटिकल फंडिंग के कारण कहीं ना कहीं वायलेट हो रहा है। क्यों वायलेट हो रहा है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एनोनिमिटी आ रही है, वोटर्स को पता ही नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज किससे पैसा ले रही हैं। दूसरा जो रीजन उन्होंने दिया है वो ये कहा है कि जो स्कीम है
उसके कारण से क्विड प्रो को, यानी क्विड प्रो को मतलब कि कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल का जो नेक्सस बन सकता है। क्विड प्रो को मतलब कि यू डू आर फेवर, आई विल डू योर फेवर, वो वाली फिलॉसफी जो है वो कहीं ना कहीं आगे आ सकती है। तो दैट इज अगेन अ थिंग विच इज देयर, जो कि ये दो मेजर रीजंस थे। तीसरा उन्होंने कहा कि जो रीजन दिया दिया जा रहा था यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कि भैया ये ब्लैक मनी को कर्व करेगा, तो उन्होंने कहा कि भैया आप एब्सोल्यूट ब्लैक मनी को कर्व कर ही नहीं सकते, आप प्रूव करके दिखाओ, आप कैसे कर पाओगे। तो वो दैट वाज नॉट वेरी गुड आर्गुमेंट फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट्स पार्ट। और ये कोर्ट ने ये भी कहा कि द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी जो है वो कवर करती है एक पर्सन्स पॉलिटिकल एफिलिएशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या देखो, पॉलिटिकल एफिलिएशन ये वो गवर्नमेंट पार्टीज को पता चल जाएगा, है ना। देखो कोर्ट ने कहा कि जो पर्सन की पॉलिटिकल एफिलिएशन है, मतलब किस पॉलिटिकल पार्टी को वो फेवर करता है, ये उसका बहुत राइट टू प्राइवेसी के अंदर होना चाहिए। एंड ये जो है ये इन्फॉर्मेशन पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं पता चलनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, जैसे मान लो एक्स पर्सन ने तो इसको इलेक्टोरल बॉन्ड दिए, वाई पर्सन ने दूसरे को दे दिए, तो अब वाई पर्सन के पीछे एक्स वाली पॉलिटिकल पार्टी पड़ जाएगी, वो बोलेगी कि भाई तूने हमको नहीं दिए। तो इसका और एक एक जो टर्म इसमें यूज हुआ है मैं आपको बताऊं, गैरी मैंडरिंग। आगे आगे आएगा वो शायद टर्म, इस वाली न्यूज में नहीं है, गैरी मैंडरिंग। तो यही ऑथर ने कहा है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया गैरी मैंडरिंग के भी खतरे रहते हैं। अगर आपको पता चल जाएगा कि आपको चाहने वाले लोग कहाँ हैं, तो आप तो उसी तरीके से टेरिटरीज का डिवीजन कर दोगे। यही होता है गैरी मैंडरिंग, मैं आपको आपको आगे बता दूंगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। यूके जो है उसकी इकोनॉमी स्लिप हो चुकी है इनटू अ रिसेशन। रिसेशन का मतलब क्या होता है, टेक्निकल रिसेशन का मतलब क्या होता है। तो रिसेशन का टेक्निकल मतलब होता है कि जब आपकी इकोनॉमी जो है, थंब ऑफ रूल ये लिया जाता है कि दो कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में जब निगेटिव जीडीपी आ जाए, दो कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में जब निगेटिव जीडीपी आ जाए, तो आपकी जो इकोनॉमी है वो टेक्निकल रिसेशन में इंटर कर जाती है, ठीक है ना। टेक्निकल रिसेशन में एंटर कर जाती है। और इसके अलावा आपको बता दूं, जब ये बहुत ज्यादा दिनों तक ये मतलब ये रिसेशन बहुत ज्यादा दिनों तक चलता रहेगा, तो फिर वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। रिसेशन विल कन्वर्ट इनटू अ डिप्रेशन, ठीक है। तो दैट इज अ थिंग विच यू कैन रिमेंबर। आगे देख लेते हैं। इंडिया रिजेक्टेड द एफटीए डिमांड फॉर डेटा एक्सक्लूसिविटी। तो अभी इंडिया और यूरोप के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में डिस्कशन चल रहे थे। उसमें यूरोप ने एक पॉइंट ये बताया था कि भैया आपको डेटा एक्सक्लूसिविटी की बात की थी यूरोप ने। अब डेटा एक्सक्लूसिविटी क्या है? इट इज अ क्लॉज इन द ड्राफ्ट एग्रीमेंट दैट पुट्स अ मिनिमम 6 year एम्बार्गो ऑन क्लिनिकल ट्रायल डेटा generated during the testing and development of drug, and thus the manufacturers interested in making a copycat design will have to generate such data on their own। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेटा एक्सक्लूसिविटी कहती है कि जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको कम से कम 6 साल का ट्रायल डेटा चाहिए रहेगा जनरेट किया हुआ। एंड अब देखो, जो जिस कंपनी ने पेटेंट लिया है वो अपना डेटा हाइड करके रखेगा, है ना, वो अपना डेटा नहीं देगा। तो दूसरे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको खुद से 6 साल तक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, है ना, दे विल हैव टू डू। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो जेनरिक ड्रग बनाते हैं, जो कॉपी कैट ड्रग बनाते हैं, मतलब कोई ड्रग आई तो उसकी कॉपी पेस्ट ड्रग बना दी, तो अब उनको भी 6 साल तक के लिए एम्बार्गो लग गया, है ना। तो दे विल हैव टू डू ऑल दैट एक्सरसाइज। और ये प्रोसेस बहुत महंगी भी है, 6 साल तक आप कैसे एक्सपेरिमेंटेशन और ये सब करते रहेंगे। तो दिस विल ऑल्सो अप्लाई टू द ड्रग्स दैट आर नॉट पेटेंटेड इन इंडिया। तो इस कारण से इंडिया का जो जेनरिक ड्रग इंडस्ट्री है, जो बहुत ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, नॉट जस्ट फ्रॉम द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसीलिए डिमांड फॉर डेटा एक्सक्लूसिविटी है उसको नहीं माना जा रहा है इंडिया द्वारा। हालांकि यूरोपियन यूनियन ईएफटीए जो है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein, ईएफटीए जरूर याद रखना, ये ईएफटीए में 4 ही मेंबर्स हैं ना, ये लिख लो अपने नोट्स में अलग से। ईएफटीए जो है उसमें 4 ही कंट्रीज हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एंड लिechtenstein। ये मैंने करंट अफेयर्स के रिवीजन सीरीज में भी आपको पढ़ाया था, है ना। तो ये आप लोग याद रखना, इस क्वेश्चन पूछा जा सकता है ईएफटीए के मेंबर्स के बारे में, ठीक है। और आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। ये न्यूज आर्टिकल भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। यू कैन मूव अहेड विद मी। तो यहाँ पे आप मेरे साथ देखो पढ़ सकते हैं, कोई यहाँ पे तो खास न्यूज आर्टिकल है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे देखो, पुरुलिया छाऊ, ये नाम लिखा है ना पुरुलिया, ये देखो फोटो बनी है और उसके नीचे लिखा है पुरुलिया छाऊ। इट्स अ फोक डांस ऑफ बंगाल, याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, पुरुलिया छाऊ इज अ फोक डांस ऑफ बंगाल। तो इस तरीके से छोटे छोटे फैक्ट हमको चुनने हैं,
ऐसे यूपीएससी पूछता है। अब इनसैट 3DS मिशन के बारे में देख लेते हैं। श्रीहरिकोटा से कल लॉन्च किया जाएगा, तो जीएसएलवी F14 में ये लॉन्च होगा। इनसैट 3DS जीएसएलवी F14 से लॉन्च किया जाएगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा में है, वहां से ये लॉन्च किया जाएगा। इसरो का मिशन है। जीएसएलवी F14 जो है वो 16th फ्लाइट है जीएसएलवी की, 16th फ्लाइट है एंड 10th फ्लाइट है जिसमें इंडिजिनस क्रायो स्टेज इंजन यूज हो रहा है ना। तो दिस इज द 7th ऑपरेशनल फ्लाइट ऑफ जीएसएलवी विद इंडिजिनस क्रायोजेनिक स्टेज। 10th तो है इंडी मतलब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है ये। 10th फ्लाइट है विद इंडिजिनस क्रायो स्टेज एंड जीएसएलवी की 7th फ्लाइट है विद क्रायोजेनिक स्टेज, ठीक है ना। अब जीएसएलवी F14 जो है उसमें इंडिजिनस क्रायोजेनिक स्टेज है। क्रायोजेनिक में आपको पता है कि बिल्कुल बहुत ही कम टेम्परेचर, क्रायो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत कम टेम्परेचर पे इसका फ्यूल रहता है, जैसे -183 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर रहता है, तो बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर पे क्रायोजेनिक स्टेज में काम होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सके कौन सा फ्यूल यूज होता है, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, कौन सा क्या किया जाता है। तो बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों की। एंड यहाँ पे एक चीज और बता दूं आपको, सैटेलाइट जो है इसरो के अकॉर्डिंग, जो ये इनसैट 3DS है, इसका यूज किया जाएगा मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए, फॉर मॉनिटरिंग द लैंड एंड ओशियन सर्फेसिस एंड फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड डिजास्टर वार्निंग, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए इसका क्या क्या यूज किए जाएंगे, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, मॉनिटरिंग ऑफ लैंड एंड ओशियन सर्फेसिस, वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर वार्निंग, और अर्थ के सरफेस की जो मॉनिटरिंग होगी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। ओशियानिक ऑब्जर्वेशंस किए जाएंगे, वर्टिकल प्रोफाइलिंग की जाएगी अलग अलग मीटरोलॉजिकल पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए एटमॉस्फेयर की, है ना। एंड सैटेलाइट एडेड रिसर्च एंड रेस्क्यू सर्विस भी प्रोवाइड की जाएगी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है, जहां पे हमको थोड़ा रुकना है। आप अभी तो यहाँ मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। मैचिंग बायर्स ऑफ पोल बॉन्ड्स विद रेसिपिएंट्स कुड बी ट्रिकी। अब यहाँ पे वही वाली बात है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया उसमें एक डिसीजन ये भी था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 6 मार्च तक पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करेगा, एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो डिटेल्स पूरी अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करेगा। हालांकि कुछ वकीलों का ये कहना है कि अभी भी बहुत बहुत मुश्किल होगा ये पता लगाना कि ये बॉन्ड किसका है, क्योंकि बॉन्ड्स में हैव चेंज्ड हैंड्स। बॉन्ड्स तो आप लोग को पता है ना, सेकेंडरी मार्केट में भी बिकते हैं। सेकेंडरी मार्केट मतलब कि जैसे मान लो एक्स पर्सन ने बॉन्ड खरीदा, सपोज करो मैंने बॉन्ड खरीदा, बीच में मुझे पैसे की जरूरत हो गई तो मैंने किसी और को दे दिया, मैंने किसी और ऐसा कर दिया, तो बॉन्ड फाइनली किसने जमा किया वो डिपेंड करेगा मतलब किसके पास था, और ये जरूरी नहीं कि जिसने खरीदा उसी के पास रहा हो। तो इसलिए पिन पॉइंट बता पाना कि वाकई कौन खरीदा है, तो ये दिक्कत है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कोर्ट ने कहा है कि जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं वो बिल्कुल स्टेट इंट्रूजन नहीं होना चाहिए, वो आपका बिल्कुल प्राइवेट प्राइवेट चीज है, वो आपकी बिल्कुल पर्सनल चीज है, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे ऑथर ने बताई है कि जो ये डिसीजन लिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें उन्होंने क्लियर कट यही कहा कि भैया जो इस तरीके की स्कीम्स हैं इससे जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं लोगों के वो पता चल जाते हैं। भाई जैसे मैंने किसी पार्टी को पैसा दिया, तो इसका मतलब है कि मैं उसकी आइडियोलॉजी पे विश्वास रखता हूँ, ठीक है ना। तो अब दूसरी पार्टीज उसको हो सकता है मिसयूज करें जब वो पावर में है। ये देखो मैं जो टर्म बोल रहा था ना आप लोगों की, एक टर्म है गेरी मैंडरिंग। गेरी मैंडरिंग जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन होता है एक तरीके का ये। इट इज अ फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। क्या होता है, मान लो सपोज करो एक एरिया है एक्स, ना एक्स करके एक एरिया है, ठीक है ना। सपोज करो इस तरीके से एक छोटा सा एरिया एक्स है और दूसरा एरिया वाई है। अब एक्स में सपोज करो 40 लोग हैं जो ए पार्टी को प्यार करते हैं, और वाई में सपोज करो 70 लोग ऐसे हैं जो ए पार्टी को प्यार करते हैं, ठीक है ना। अब मान लो 80 लोग चाहिए रूल करने के लिए, ठीक है, रूल करने के लिए 80 लोगों का वो चाहिए। अब एक तरफ 40 है, एक तरफ 70 है, तो दोनों ही जगहों पे रूल नहीं कर पाएंगे। तो अब ये क्या कोशिश करेंगे कि यार 10 लोग अगर इस 40 वाले के इसमें 70 वाले में आ जाएं तो हम पार्टी रूल कर पाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे, ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज को इस तरीके से चेंज करेंगे कि 70 वाले के अंदर 10 ये लोग आ जाएं, इंक्लूड हो जाएं। तो इस तरीके से जब आप बाउंड्रीज का मैनिपुलेशन करते हैं इन ऑर्डर टू विन द इलेक्शन, आप अपने मतलब वोटर्स चुन रहे हैं एक तरीके से, तो वो जो कहलाती है प्रोसेस, वो गेरी मैंडरिंग की प्रोसेस कहलाती है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक देखो, इंडियन मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग फॉर आर्मी पोस्ट गलवान क्लैश।
अब गलवान के बाद जो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग है वो दी जा रही है इस समय इंडियन इंडियन मार्शल आर्ट्स के फॉर्म की। अब इंडियन मार्शल आर्ट्स में कौन कौन से फॉर्म है तो मैं आपको बता दूं, जैसे पंजाब रेजिमेंट जो है उसको गटका, गटका एक मार्शल आर्ट फॉर्म होता है पंजाब का। इट्स अ मार्शल आर्ट फॉर्म ऑफ पंजाब, गटका, GATKA, उसमें दी जा रही है। जो गोरखा रेजिमेंट है उसको खुखरी डांस, गोरखा रेजिमेंट को खुखरी डांस कराया जाता है। एंड कलरी पयत्तू मद्रास रेजिमेंट के लिए है। वैसे कलरी पयत्तू जो है वो तमिलनाडु एंड केरला, मेनली केरला का है, तमिलनाडु में भी इससे कुछ पार्ट है। तो मद्रास रेजिमेंट जो है वो कलरी पयत्तू मार्शल आर्ट का फॉर्म होता है उसमें कर रही है। न्यू ड्रग टू ट्रीट क्रॉनिक किडनी डिसीज गेट्स अप्रूवल। अब CDSCO जो है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने अप्रूव किया है एक नई ड्रग को जिसका नाम है जार्डियंस। जार्डियंस मतलब एम्पाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफोजिन या जार्डियंस नाम याद रखना। ये क्रॉनिक किडनी डिसीज के लिए है, फॉर द एंड स्टेज किडनी डिसीज पेशेंट्स, ठीक है ना। तो उनके लिए ये इसका अप्रूवल दिया गया है। CDSO की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा CDSCO की बात करते हैं क्या है। तो CDSCO यानी कि सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल, सेंट्रल ड्रग्स अथॉरिटी फॉर डिस्चार्जिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, तो उसकी सेंट्रल अथॉरिटी है ये, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल अथॉरिटी। एंड ये मिनिस्टर ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट्स के अंतर्गत इसको पावर्स दिए गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं। क्या क्या काम है, जैसे अप्रूवल ऑफ ड्रग्स हमने अभी देखा पीछे, अप्रूवल ऑफ ड्रग का काम, क्लिनिकल ट्रायल्स करना, लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड्स फॉर द ड्रग्स एंड ऑल, ये सारी चीजें करने का काम जो है वो इसी का है, CDSCO का। तो यहाँ पे जार्डियंस के बारे में आपको बता दिया मैंने। एक और चीज आपको बता दूं कि ग्लोबल अभी मीट हुआ था, ग्लोबल पल्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो ग्लोबल पल्स कॉन्फ्रेंस, there is a global pulse conference, which is the annual meeting of pulse producers, processors and traders, है ना। और यहाँ पे जो ये कॉन्फ्रेंस होती हुई थी, ये नाफेद, याद रखेगा, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, और ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन जो है, इन दोनों के द्वारा मिलकर के कराया गया था। और जो इनका एम था वो था कि जो इंडिया की वंडर डाइट है, ये पल्सेस जो है, इनको वर्ल्ड की वंडर डाइट बनाया जाए। सो दैट इज अ थिंग विच इज देयर। ये भी आप थोड़ा सा बस ध्यान में रखिए, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। द डाइवर्सिटी ब्लाइंड स्पॉट इन हेल्थ पॉलिसी, तो यहाँ पे सिंपल सा मैं जो पॉइंट है वो बता देता हूँ। इसमें सिंपल जो 2-3 पॉइंट उठाए गए हैं वो ये है। पहला कि जो कमिटीज बनती हैं, हेल्थ रिलेटेड कमिटीज बनती है, उसमें आपको विमेन मेंबर बहुत कम दिखेंगी। दूसरा, विमेन फोर्स जो है वो 70% हेल्थ सेक्टर की फोर्स है। आशा वर्कर्स को अगर आप इंक्लूड कर दो, प्राइमरी हेल्थ केयर में इंक्लूड कर दो, ये सब 70% वर्क फोर्स है। लेकिन अगर आप टॉप ब्रास देखेंगे, मतलब टॉप की अगर पोस्ट देखेंगे, तो लीडरशिप पोजीशन बहुत कम है। देखो लिखा है, a report from Women in Global Health found women occupy only 25% of senior positions and 5% of leadership role in the healthcare sector, despite making 70% of the overall global health workforce. तो overall global health workforce का 70% महिलाएं हैं, फिर भी लीडरशिप में केवल 5% है। तो ये बहुत बड़ा एक गैप है जो कि डिवाइड तरीके की सिचुएशन है। एंड जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे भी जो विमेन है वो फ्रंट लाइन लो पेड पोजीशंस में काम करती हैं, एट द लोअर एंड ऑफ द हियरार्की। तो एक ये भी एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा जैसे आप देखो, विमेन मेकअप 29% ऑफ द डॉक्टर्स, 80% ऑफ द नर्सिंग स्टाफ एंड नियरली 100% ऑफ द आशाज, है ना। तो यहाँ पे उनका जो काम है ज्यादातर केयर वर्क के रूप में चला जा रहा है। एंड एक तो वर्कफोर्स में भी अगर आप देखें ज्यादा है महिलाएं, लेकिन जो टॉप लीडरशिप की पोस्ट है वहां पे कम है। तो ऑथर ने वही कहा है कि भैया एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है वो अभी वुमेन सेंट्रिक नहीं हुई है, उसको हमको करना चाहिए। और वुमेन को एक मतलब ऐसा मौका देना चाहिए कि टॉप हायरार्कीज में भी वो आ सके, टॉप लीडरशिप पोजीशन, क्योंकि तभी आप जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज और ये सब बना पाओगे। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। एंडोमेट्रियोसिस जो होता है एक तरीके की डिसीज है। इट्स अ डिसीज इन विच टिश्यूज सिमिलर टू द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, यानी कि जो एंडोमेट्रियम होता है, यूट्रस की जो लाइनिंग कहलाती है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो ऐसे टिश्यूज जो बिल्कुल एंडोमेट्रियम जैसे हैं, वो यूट्रस के बाहर ग्रो करना शुरू कर देता है। अब जब वो यूट्रस के बाहर ग्रो करना शुरू कर देता है तो इससे इन्फ्लेमेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्कार टिश्यू इन द पेल्विक रीजन, एंड इट कैन कॉज सीवियर पेन इन द पेल्विस एंड मेक इट हार्डर टू गेट प्रेग्नेंट ऑल्सो। तो ये जो चीज है ये आपकी क्या, ये स्टार्ट हो सकती है पहले मेंस्ट्रुअल पीरियड के साथ एंड लास्ट अंटिल द मेनोपॉज। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बहुत एग्जैक्ट कॉजेस तो नहीं पता है, बट देयर इज नो वे टू प्रिवेंट एंडोमेट्रियोसिस
नो क्योर आइदर, एंड द बेस्ट सिनेरियो इज हैंडलिंग सिम्टम्स विद मेडिकेशंस एंड ऑल। तो मेडिकेशंस और सर्जरी इन सब से आप हैंडल कर सकते हो, लेकिन कोई प्रिवेंशन या कोई ट्रीटमेंट ऐसा प्रॉपर नहीं है कि हाँ ये एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट है। तो दैट इज द थिंग। एन इंटरवेंशन दैट विल हेल्प स्ट्रेंथन द लीगल एजुकेशन। जो एडिटोरियल है वो हम देख लेते हैं। अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, लॉ एंड जस्टिस की। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी कौन सी है? पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, लॉ एंड जस्टिस की। इसने रिकमेंडेशन दिए हैं ऑन टू स्ट्रेंथन द क्वालिटी ऑफ लीगल एजुकेशन इन इंडिया। लीगल एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए इसने कुछ दिए हैं, है ना। तो सबसे पहला जो इसने मतलब रिकमेंडेशन दिया है वो ये कहा है कि भैया जो अभी लीगल एजुकेशन है वो पावर किसके पास है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास है लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करने की। तो इन्होंने कहा कि भैया बार काउंसिल ऑफ इंडिया से वो थोड़ा सा पावर कम करते हुए एक रेगुलेटर बनाओ जिसका नाम रखा जाएगा नेशनल काउंसिल फॉर लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च, NCLER। पहला रिकमेंडेशन है कि एक रेगुलेटर बॉडी बनाओ, नेशनल काउंसिल फॉर लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च बनाओ, एंड ये जो बॉडी रहेगी एक क्वालिटेटिव बेंचमार्क बनाएगी एंड रेगुलेट करेगी लीगल एजुकेशन को, ठीक है ना। तो इसमें एमिनेंट लॉ के प्रोफेसर्स लाओ, ये सारी चीजें आप लेकर के आओ भले। तो ये पहली सजेशन है। दूसरा उन्होंने कहा है कि भैया प्रमोट करो रिसर्च इन द लीगल एजुकेशन। लीगल एजुकेशन में रिसर्च अभी नहीं हो रहा है ना। जो फॉरेन से आप सीखो, विदेशियों से सीखो, रिसर्च को स्ट्रेंथन करो, वर्ल्ड क्लास ग्लोबल फैकल्टी लेकर के आओ, टॉप रिसर्चर्स को लेकर के आओ। ऑल दीज थिंग्स हैव बीन सजेस्टेड बाय द कमिटी। सेकंड सजेशन ये है। तीसरा जो है, द कमिटी इज कॉग्निजेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन लीगल एजुकेशन एंड देयरफॉर रिकमेंड्स डेवलपिंग एंड डिलीवरिंग अ ग्लोबल करिकुलम। और तीसरा इन्होंने सजेशन दिया कि भाई आजकल ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, यहाँ के प्रोफेसर वहां जाते हैं, वहां के प्रोफेसर यहाँ आते हैं, तो एक ग्लोबल करिकुलम बना दो ताकि सबका सेम रहे, है ना। इसके अलावा इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स आप करो। इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स जब आप करोगे तो ऑब्वियसली बात है इन दोनों जो एक दूसरे के साथ आप एक्सपर्टीज ट्रांसफर भी कर सकते हो। दैट इज अगेन अ सजेशन विच इज वेरी गुड। इसके अलावा इन्होंने कहा कि लीगल रिसर्च का कल्चर हमारे इंडिया में नहीं है, एंड जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यूनिवर्सिटीज जो है वहां पे हमको साइंटिफिक टेम्पर, टॉलरेंस, रीजन और ये सारी चीजें प्रमोट करनी चाहिए, रिसर्च एंड आइडियाज। एंड वही चीज करने की जरूरत है लीगल एजुकेशन में भी, केवल साइंस के लिए जरूरत नहीं है, ये हर फील्ड में जरूरत है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज आर्ग्यूमेंट्स गिवन रिगार्डिंग दिस। अब अभी लद्दाख में अनरेस्ट चल रहा है, उसके बारे में आपको बता दूं लद्दाख में काहे का अनरेस्ट चल रहा है। लद्दाख में इस बात का अनरेस्ट चल रहा है कि उनको 6th शेड्यूल में एंट्री करनी है, ठीक है ना। आपके लिए छोटा सा सवाल है, प्यारा सा सवाल है, क्यूट सा सवाल है कि 6th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट अभी वर्तमान में है, इनके नाम आप मुझे लिख दीजिए। लद्दाख में चल रहा है वो अभी चलने दीजिए, जब हो जाएगा तो अपन इंपॉर्टेंट पढ़ लेंगे। कोसोवो को शेंजन में अप्रूवल दे दिया गया है, शेंजन एरिया में। याद रखिएगा कोसोवो को रिसेंटली सिक्योर किया गया है वीजा फ्री एक्सेस टू द शेंजन जोन। शेंजन जोन क्या है? यूरोपियन यूनियन के अंदर भी एक शेंजन जोन बनाया गया है। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जोन ऑफ फ्री मूवमेंट। ये केवल और केवल फ्री मूवमेंट को डिपिक्ट करता है, आप इधर से उधर जा सकते हैं, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। इसको शेंजन कहा जाता है। शेंजन एक्चुअली लग्जमबर्ग में एक छोटा सा गांव है विच इज बॉर्डरिंग द फ्रांस एंड जर्मनी वाला पोर्शन। और ये क्यों यहाँ शेंजन कहा जाता है? क्योंकि इसमें 1985 में 1985 में या 1995 में, एक बार चेक कर लेना इसको, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस। तो शेंजन का जो एग्रीमेंट हुआ था, ईयर अभी भूल जाओ, ईयर अभी मत ध्यान रखो इसको, तो ईयर छोड़ दो। शेंजन में ही ये एग्रीमेंट किया गया था, इसीलिए इसको शेंजन जोन कहा जाता है, ठीक है ना। एंड याद रखिएगा दिस बेसिकली अभी ऐड कराया गया है। क्रोशिया जो कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर है 2013 से, उसने शेंजन को 2023 में ज्वाइन किया है। एंड यहाँ पे रोमानिया और बुल्गारिया जो ईयू मेंबर्स है 2007 से, उनको पार्शियल शेंजन एंट्री मिलेगी मार्च में। सोचो, तो इसका मतलब है कि जरूरी नहीं कि कोई कंट्री अगर यूरोपियन यूनियन का मेंबर है तो उसको शेंजन एरिया में एंट्री मिल ही जाए, या फिर अगर आप यूरोपियन यूनियन के मेंबर है तो आपको शेंजन में एंट्री मैंडेटरी, ऐसा भी नहीं है ना। एंड दैट इज द थिंग विच इज देयर, इसको आप याद रख सकते हैं। कोसोवो को क्यों नहीं किया जा रहा था अभी तक मेंबरशिप? क्योंकि कोसोवो 2008 में ही उसने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी सर्बिया से, और इसकी जो इंडिपेंडेंस है इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा था फ्रॉम मेनी कंट्रीज, एंड दैट इज द रीजन व्हाई कोसोवो वाज नॉट रिगार्डेड एज अ फ्री कंट्री। देखो यहाँ पे लिखा शेंजन एग्रीमेंट टुक इफेक्ट इन 1995, तो हो सकता है 1995 में हुआ, 1995 में इफेक्ट लिया हो, तो एक बार चेक कर लेना, बस मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ ईयर एक बार चेक कर लेना। तो शेंजन में अगर आप मतलब चाहते, जरूरी नहीं कि आपको मेंबरशिप चाहिए।
याद रखना 27 कंट्रीज है सेंजन एरिया में, जिसमें 4 नॉन ईयू मेंबर्स नहीं है। तो इसका मतलब है कि नॉन ईयू मेंबर सेंजन में एंट्री ले भी सकते हैं, और ईयू मेंबर अगर चाहें तो सेंजन में एंट्री नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे साइप्रस, रोमानिया, बुल्गारिया, आयरलैंड को नहीं है एंट्री शेंजन में, लेकिन लिechtenstein, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड एंड नॉर्वे को है, जबकि वो ईयू के मेंबर नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं, दोनों चीजें आप याद रखेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में को डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी। इंडिया नेपाल साइन पैक्ट टू लिंक यूपीआई एनपीआई फॉर फास्टर रेमिटेंस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नेपाल राष्ट्र बैंक जो है उसने साइन किया है एक एक्सचेंज टर्म ऑफ रेफरेंस टू इंटीग्रेट द फास्ट पेमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया एंड नेपाल। यूपीआई के माध्यम से इंडिया एंड नेपाल का जो पेमेंट सिस्टम है उसको लिंक करने की बात चल रही है। एंड ऑब्वियसली बात है, इसका यूज क्या है, जो रेमिटेंसेस है, जो नेपाली इंडिया में काम कर रहे हैं वो अपने फंड्स को ट्रांसफर कर पाएंगे इजीली। ये कोलैबोरेशन रहेगा इंडिया और नेपाल का फॉर द फास्टर इंटीग्रेशन ऑफ द यूपीआई एंड एनपीआई। नेपाल पेमेंट इंटरफेस होगा, है ना, तो एनपीआई उनका होगा मे बी। सो दैट इज द थिंग व्हिच इज यू कैन रिमेंबर आल्सो। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, एंड लाइक और शेयर आप जरूर करिए, कर सकते हैं तो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।